जी अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स के हवाले से हमने आज कुछ इन्फॉर्मेशन स्कैन की है जो हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में आपके साथ शेयर की जाए। इसके अलावा जो मेहमान है प्रोग्राम में हमारे साथ उमर चीमा है हमारे साथ, जिन्होंने इस पूरी खबर के ऊपर काम किया, और 9 मई को जो इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें किन लोगों के नाम आएंगे और क्या क्या तफसीलात आ सकती हैं उस पर पूछेंगे। आबिद शेर अली साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आज कैबिनेट मीटिंग भी थी, कैबिनेट ने क्या फ़ैसला किया उसके ऊपर इनसे बात करेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब और सईद गनी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। लेकिन मैं पहले स्टार्ट में हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी स्क्रीन पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ये हमने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत करके कुछ चीज़ें निकाली हैं जो ये लिंक करती हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल है वो या नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात को है या उनकी बेटी जो है साहबजादी हैं मरीम नवाज़ उनको है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक लिंक करती हैं वो ज़्यादातर मरीम नवाज़ को लिंक कर रही हैं। उनकी ओनरशिप जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और ये पब्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसी कंपनी, ये जो पनामा की फर्म है मोज़ैक फोंसेका, इसी ने जो डॉक्यूमेंट्स लीक किया उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है। इसका अगर तरतीबवार मैं पढ़ना शुरू करूँ डेट्स के साथ हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन, ये जो दो कंपनीज़ हैं, इसकी 93 और 94 में बेरर शेयर्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप अपने रुपए का नोट देखें, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हामिल हाजा रुक्का को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। तो बेरर सर्टिफिकेट भी यही होता है, जिसके पास है, अगर ये मेरे पास है तो मेरी मलकियत है। इसी के ऊपर मियाँ साहब के ऊपर पहला एलिगेशन आया था कि फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट जो 92 में जारी हुए थे उनको इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाने के लिए, लेकिन वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था। स्टेट बैंक ने उसके ऊपर कंप्लीट इम्यूनिटी दी हुई थी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इम्यूनिटी दी हुई थी कि कोई भी कहीं भी ले जाए, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये कंपनी 93 और 94 में रजिस्टर होती है और सिंगल शेयर के ऊपर, सिंगल बेरर शेयर के ऊपर फरवरी 2006 में मरियम सफ्दर, जो उन्होंने अपना मैरिड नाम यूज़ किया बहुत से डॉक्यूमेंट्स में, इन्होंने एक रेजोल्यूशन साइन की नेस्कॉल के साथ और दूसरी साइन की इन्होंने नीलसन के साथ। और इसकी जो कंपनी इन्होंने इस्तेमाल की वो मिनर्वा ट्रस्ट है। मिनर्वा ट्रस्ट के भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास दस्तियाब हैं और उसके ऊपर जो एड्रेसेस हैं वो भी इन्हीं के घर के एड्रेसेस हैं जिनको ये लिंक कर रहे हैं। तो मिनर्वा के ज़रिए मरियम सफ्दर ने ये कंपनीज़ इस पनामा की फ़र्म के साथ रजिस्टर करवाई और उसके ऊपर ख़ुद से एफिडेविट दिया हुआ, खुद साइन करके कि ये 2004 से मैं सिंगल शेयर होल्डर हूँ इस कंपनी की, और ये 2006 में इन्होंने उस कंपनी को ये जो एफिडेविट था ये साइन करके सबमिट किया। और ये कंपनी जो थी मोज़ैक फोंसेका के पास आ गई 2006 से। अगस्त 2008 अगली तारीख है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, यहाँ लॉ फर्म है जिसका नाम है फरारा कैरेंस। इस फरारा कैरेंस ने इन दोनों कंपनीज नीलसन भी और नेस्कॉल की, इसके हवाले से एक लीगल नोट जो था बाकायदा इशू किया। और वो लीगल नोट जो है, जो 4 अपार्टमेंट्स हैं जिनका रोज़ जिक्र होता है कि ये जो मेयर फेयर अपार्टमेंट्स हैं 16/16 और 17/17, ये भी इसके नीचे जो कार पार्क है और इसके साथ कुछ बॉक्स रूम है जिसके नंबर भी प्रॉपर्टी के साथ लिखे हुए हैं NGL 342976, NGL 342977। ये नीलसन और नेस्कॉल की मलकियत है। और उससे पहले हम बता चुके हैं कि ये दोनों कंपनीज मरियम सफ्दर खुद साइन करके कह रही हैं कि ये मेरी कंपनी है। अक्टूबर 2008, ये अगस्त 2008 की बात की, हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अक्टूबर 2008 में डॉइचे बैंक इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए डॉइचे बैंक से कर्जा लिया गया 7 मिलियन पाउंड्स का। इसमें 3.5 मिलियन पाउंड जो था वो हसन की कंपनी है कुम्बर, उसने लिया, और 1.75 मिलियन पाउंड्स ईच ये दोनों कंपनियां जो मरियम की हैं, जिसमें से एक का नाम नीलसन है और एक का नेस्कॉल है, इन्होंने एक कर्जा लिया। इसके बाद नेक्स्ट डेट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिससे बेसिकली जो बेनिफिशियल ओनर है वो पब्लिक हुआ। वो हुआ कैसे? वहाँ पर एक कंपनी है, उनका जो सरकारी इदारा, जैसे हमारे FIA या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो बैंक्स के अंदर नो योर कस्टमर्स के ऊपर नए रूल्स आ गए थे। 9/11 के बाद बहुत सख्ती हुई थी और 10S जो था बुनियादी तौर पर वो बुनियाद बना था कि ये जो पैसा ये ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए घूम रहा है, इसके पीछे कोई टेरर फाइनेंसिंग का लिंक ना हो। एक्चुअली जो चीज़, जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट हो रहा है उसके अंदर इन्हीं कवानीन का हवाला आ रहा है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2012 में सवाल कर रही है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस 2008, उसके तहत ये सवाल किया गया और मिनर्वा से कहा गया कि आप नेस्कॉल और नीलसन दोनों का बेनिफिशियल ओनर कौन है उसकी वजाहत करें। 2012 में ये सवाल पूछा गया है 2012 में ही, और 2012 ही जून में मिनर्वा ने जवाब दिया। मिनर्वा ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज, ये कंपनी की वेबसाइट है, आप कोई बंदा इनसे सवाल करना चाहे तो वेबसाइट पे जाके सवाल भी कर सकते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये नीलसन और नेस्कॉल की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी हासिल किए हैं और वो मेरे ख्याल में 15 मार्च तक की डेट है, वो अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, वो ऑन कर रही है इन्हीं को।
जून 2012 मिनर्वा ट्रस्ट जो है वो बता रहा है कि ये इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं 16 और 17 और 17A वाली, और ओन्ड बाय सेम बेनिफिशियल ओनर मरियम सफ्दर। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछ रही है सवाल, किस लॉ के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये इंटरनेशनली ये लॉ इंट्रोड्यूस हुए थे 9/11 के वाक़े के बाद। तो यूँ पहली दफ़ा ये जो नाम था, पीछे बेनामी थी ये प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर नाम सामने जुड़ गया साथ मरियम सफ्दर। जब उसने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ तो इसकी हैं, उस फर्म ने रिप्लाई किया। इसकी अगली तारीख आ जाती है जी कि कंप्लायंस एड लोन विद डॉइचे बैंक जेनेवा। डॉइचे बैंक के साथ एक लोन है मिनर्वा का, और नाइदर प्रॉपर्टी इज़ रेंटेड। इस प्रॉपर्टी को वो बैंक कह रहा है कि ना इन्होंने किराए पर दी है, बल्कि जो बेनिफिशियल ओनर है मरियम, उन्होंने कहा कि मैं खुद रह रही हूँ और मेरी फैमिली इन अपार्टमेंट्स के अंदर रह रही है। यही इन्फॉर्मेशन जो थी उस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पास ऑन कर दी गई 2012 के अंदर, और जिसके जवाब में उस फर्म ने रिप्लाई किया कि ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्सनस है। पोलिटिकली एक्सपोज पर्सनस की इस्तिलाह जो थी ये भी 9/11 के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी कि जो सियासी लोग हैं इनके ऊपर बहुत शोर मचता है कि ये टैक्स अदा नहीं करते, अपने मुल्कों की दौलत चुरा के दूसरे ऑफशोर जगहों पे ले आते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा कड़ी निगरानी होनी चाहिए। तो फिर कड़ी निगरानी ये की गई कि हर 6 माह के बाद इनकी कंपनी से वो चेक करेगी फर्म, उसको लॉ के ज़रिए बाइंडिंग किया गया कि हर 6 माह के बाद वो चेक करेगी। हसन नवाज शरीफ जो इनके छोटे भाई हैं ऑल्सो ओन्ड एटलीस्ट वन कंपनी जिसका नाम हैंगॉन प्रॉपर्टीज़ है, और ये भी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर है। उसके बाद 2007 की एक तारीख आ जाती है जिसमें इन्होंने कैस्कॉन होल्डिंग्स, ये नाम पहले शायद हमने मेंशन नहीं किया प्रोग्राम के अंदर, ये इन्होंने लाइबेरिया की एक फ़र्म जो थी वो ख़रीदी कैस्कॉन के नाम से। इससे अगले महीने इसके कंपनी के जो शेयर्स थे हसन नवाज शरीफ 5.5 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ब्रिटिश पाउंड के अंदर 5.5 मिलियन पाउंड के अंदर हसन नवाज शरीफ ने ये शेयर्स जो थे वो ख़रीद लिए इस कंपनी के, लाइबेरियन फर्म्स के। और अगस्त 2007 आखिरी तारीख है जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स दस्तियाब हैं जिससे हम कुछ इश्यूज़ बहुत सारे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो ये कहती है कि वो उस फर्म से जब सवाल किया गया उसी पनामा की फर्म मोज़ैक फोंसेका से ऊपर, तो उसने आगे से जो जवाब दिया हुआ है ईमेल के अंदर, उसका नाम है जर्गन मोज़ैक, जिसका रिप्लाई है वो एज इट इज़ मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। येस करेक्ट, एज फार एज आई एम कंसर्न डोंट एक्सेप्ट द क्लाइंट डायरेक्टली, क्योंकि वो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन वाली मैंने इस्तिलाह आपको पहले बताई, उसके तहत उन्होंने कहा कि एहतियात करिए, डायरेक्ट इस क्लाइंट के साथ बातचीत मत करिए। ये बड़ी लंबी बैकग्राउंड है लेकिन ये बतानी बहुत ज़रूरी थी। और इसके साथ एक डॉक्यूमेंट हम अल तौफीक ट्रस्ट का बहुत दफ़ा जिक्र करते हैं, और मैं भी आपको प्रॉपर्टी भी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रोड्यूसर साहब ये अल तौफीक ट्रस्ट वाला दिखाएगा। ये 90 के अवाइल में ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे। अल तौफीक ट्रस्ट हुदैबिया पेपर मिल की केस शुरू होती है, उसकी 95 के करीब उसका आगाज़ शुरू होता है। फिर ये अदायगी नहीं होती तो 5 नवंबर 99 का ये ऑर्डर, उसकी कॉपी हमारे पास है। 5 नवंबर 99 को जज कहता है कि चारों प्रॉपर्टीज़ अटैच कर लें। उसके ऊपर फिर सेटलमेंट होती है, यही चारों अपार्टमेंट्स जो मरियम अपनी मलकियत ज़ाहिर कर रही हैं, और उसके ऊपर अटैचमेंट के ऑर्डर के बाद सेटलमेंट होती है और 32 मिलियन ब्रिटिश पाउंड जो हैं उनको सेटल किए जाते हैं। लेकिन बैंक के साथ एग्रीमेंट्स ये है और जज के साथ कि सोर्स ऑफ फंडिंग डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। एक तासुर यह है कि या तो किसी ब्रिटिश चैनल से या सऊदी अरेबियन चैनल से ये फंडिंग हुई थी, या मियाँ साहब के एक दोस्त हैं सईद शेख, उन 2 बंदों का नाम आता है, लेकिन बैंक से और जो कोर्ट से सेटलमेंट थी उसके तहत इन चीज़ों को कभी पब्लिक नहीं किया गया। गार्डियन न्यूज़पेपर ने जो अपार्टमेंट्स की खबर छापी और ऊपर साथ कैप्शन छापा, वो मैं स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब चाहूँगा आप दिखा दें। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी है जो इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए इस्टेब्लिश होती है कि ये मरियम नवाज़ ओन कर रही हैं। उमर साहब अब आप फरमाइए। मैंने बड़ा लंबा चौड़ा इसके ऊपर हमने काफ़ी चीज़ें निकाल के, आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपने भी रिपोर्ट किए हैं, आपके साथियों ने जो 370 के करीब आपके और कोलीग्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट की, हमने सारी वेबसाइट को खंगाल के इकट्ठा करके तो उसमें से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब आप 9 मई को और क्या चीज़ जारी करने जा रहे हैं? देखिए 9 मई को मेरे ख्याल बहुत सारे वो लोग भी आएंगे जिनको इग्नोर किया गया है। अगर उसमें कौन कौन है? सियासी लोग हैं? सियासी लोग भी, सियासी लोगों से वाबस्ता कोई सरप्राइज एलिमेंट्स भी आएगा। ऐसे लोग जिनके बारे में हम ये गुमान नहीं रखते कि उनकी भी कोई कंपनी होगी, ऐसे लोग भी आ जाएंगे। और ऑफ कोर्स बिज़नेस कम्युनिटी डोमिनेट कर रही है, यानी ओवरऑल कराची से, लाहौर से काफ़ी लोग हैं। जो पहले आपने खबर छापी थी उसमें आपने बहरिया के मलिक रियाज साहब के बरखुदार का नाम लिखा था। हाँ, 2 मीडिया हाउसेस का नाम लिखा था। इसके अलावा आपने सैफुल्ला फैमिली का लिखा था कि उनकी 34 कंपनीज हैं।
जो बड़े बड़े नाम आपने रिपोर्ट किए थे। इसके अलावा मियाँ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब के वो साला साहब थे, मेराज, हाँ वो अलियास मेराज, एंग्रो वाले थे, जो लखानी फैमिली से उनके भाई जुल्फकार अली लखानी वो थे। मैंने मीडिया हाउसेज में इसलिए गोल कर दिया था कि फिर मुझे दूसरे का भी नाम बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो गौहर साहब भी थे ना 24 वाले भी। हाँ, तो फिर तीसरे का भी बोल दे चले। मीर साहब का नाम भी था उसमें, मीर साहब का भी नाम था उसमें, क्योंकि मैं भी उनकी नौकरी करता रहा, इसलिए मैंने इन सब को, जितने भी, ये नहीं कि इन 3 लोगों को, जितने लोगों के हमने नाम पब्लिश किए हैं, यानी जिनको आइडेंटिफाई किया है कि ये फलां है, तो उन सब को हमने क्वेश्चन भेजे थे, और इंक्लूडिंग ये 3 लोग जो हैं, और उनमें से सिर्फ मुझे शकील साहब का जवाब आया था। और ना सिर्फ जवाब आया था, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि ये कंपनी उसी साल डिसॉल्व हो गई थी जिस मकसद के लिए हमने बनाई, को बिजनेस करना चाहते थे। अच्छा, एक चीज़ का और जवाब दे दें, फिर मैं आबिद साहब से इसकी ज़्यादा तफसील से बताना चाहूँ। आज मुख्तलिफ अखबारात में कहते हैं कि ख़बर छपी हुई है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम तो पूछेंगे। मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ा जाके कि वो ICIJ जो है कि उसने क्या चीज़ मिस्टेक कर दी थी, तो वो कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज़ लिंक थ्रू हिज चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों के ज़रिए इनसे लिंक कर रहे हैं, वो डायरेक्टली किसी कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। तो ICIJ ने भी, और आपने भी जो पहले दिन उमर आपने भी खबर जो रिपोर्ट की थी, यही पोजीशन आपने भी रिपोर्ट की थी। एक अबहाम ज़रूर था जो ICIJ की वेबसाइट पे थी और जो गार्डियन की तरफ से छपी थी, वो ये था कि उसमें ये तासुर मिलता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर भी इस रिकॉर्ड में उनका भी जिक्र आ रहा है। ICIJ ने भी वर्ड एम्प्लॉय यूज किया कि कोई एम्प्लॉय कर सकता है। वो इस तरह से था कि जो है ना, इनफैक्ट कुछ 4-5 लोगों का जिक्र हो रहा था, तो जिस तरह अजरबैजान वाले हैं या कोई और आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, तो जिधर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का जिक्र आया तो वो आ गया था जी कि कंपनीज कंट्रोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की इनिशियली ये चीज़ आई थी। इसके अलावा जो नीचे जाके जब डिटेल आई, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। तो ICIJ ने आज डिनाई तो जारी नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ फर्दर क्लियर कर दिया, तो पहले क्लियर किया और क्लियर कर दिया। ICIJ ने जो उनकी वेबसाइट पे भी क्लैरिफिकेशन है, उसमें वो कहते हैं कि एक एडिटिंग एरर हुई है, और ये सिर्फ वही एक जगह पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट ये है कि PMLN के लिए भी, एक तो जितना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जी कि हमारी बहुत ज़्यादा फतह है, उसमें ये चार्ज को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो बाकी कंपनीज का जिक्र आ रहा है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ का जिक्र है या हसन हुसैन का, वो बिल्कुल दुरुस्त। असल में इनडायरेक्टली वो जो इंडाइटमेंट है वो ये शायद इग्नोर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर थ्रू हिज चिल्ड्रन वो हम उसको कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने पूरा इतना लंबा चौड़ा पलंदा पड़ा, ये पब्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं आपके साथियों ने रिपोर्ट किया है। मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि जो है इनफैक्ट जो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो उन्हीं कंपनियों के बारे में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नीलसन और नेस्को। हु इज मोर इन ट्रबल? मरियम। एग्जैक्टली, मरियम, जो मरियम के नाम के ऊपर। आप इस सब आज कैबिनेट में भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई और कैबिनेट ने तो फैसला किया कि हम तो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। किस पे प्रोटेस्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों आ गया? हमारे साथ देखें, मैं तो आपकी भी तकरीर सुन रहा था, चीमा साहब की भी तकरीर सुन रहा था। पिछले 12-13 दिन से आप रटे लगाई जा रहे हैं, रटी रटाई बातें हैं। इन्हीं के न्यूज़पेपर में लिखा था नवाज ने मिस्टेकनली अपीयर्ड इन न्यूज़ ऑन पनामा पेपर्स, ICIJ की तरफ से था। अब आप लिंक किए जा रहे हैं, जुडिशल कमीशन बन गए जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना, तो आप बिल्कुल आप अपने आपके चैनल्स को भी, पूरे पाकिस्तान के लोगों को दावत है, जाके कमीशन में बताएं। हमारा जो रिकॉर्ड होगा, लीगल जो रिकॉर्ड है, वो हम भी पेश करेंगे। अगर इसको लिंक करके आप एक फैमिली को टारगेट करने जाएं, माजी के रोने, आप एक सेकंड, मैंने आपकी बड़ी तहम्मुल से गुफ्तगू सुनी, तो ये आप समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली, ना उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड है, ना उनका कोई ताल्लुक है। यार ये एक आप डिट्रैक्ट करने की कोशिश करें, और लोगों का कोई कंसर्न नहीं है इनसे। मैं आपको सही बताऊं, पब्लिक को अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉलिसी हमारा तो एहतसाब देखें, अगर ये जो आप फरमा रहे हैं डेट वाइज भी गए हैं, परवेज़ मुशर्रफ हुक्मरान रहे हैं यहाँ पर 99 से लेकर 2008 तक, इसी तरह ही है कि मैं गलत कह रहा हूँ? उन्होंने दुनिया उस वक्त ना कोई नॉमिनी, जो नैब के चेयरमैन थे वो कोई पॉलिटिकल बंदे ने नहीं लगाए हुए थे। जनरल अमजद साहब वेल रिप्यूटेड आदमी थे, उनकी रिप्यूट भी थी, उन्होंने कड़ा तरीन एहतसाब किया। और मियाँ साहब और उनके बच्चों हुसैन नवाज साहब को मरी के अंदर रखा, क्वार्टर्स के अंदर। प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने रखा अटक के। मेरी बात सुन, जुल्म किया उसने,
जो भी किया उन्होंने प्रॉपर्टियां, उन्होंने दुनिया जहान का जोर, देखें अब दुनिया को जेल में डाला, उनके बेटे को बिल्कुल यंग आदमी था उस वक्त, दुनिया जहान का जोर लगाया मलिक साहब। आप भी माशाल्लाह उस वक्त साफी थे, बड़े अच्छे, अभी आप क्रेडिबल आदमी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। बिजनेस करना दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते, ना मेरे पे लगा सकते हो, ना मैं उमर पे लगा सकूँ, ना मैं आप पे लगा सकूँ। आप भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कर सकते हैं। हमारी तो जो मियाँ साहब का खानदान आबाई घर था वो भी किसी ट्रस्ट को दे दिया गया। तो आपका क्या ख्याल है कि इतने कड़े संगीन एहतसाब से गुजरने के बाद मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि जो ये आप स्टोरी पेपर सुना रहे हैं, जुडिशल कमीशन में आप जरूर जाइएगा, पार्टी बनिएगा, वकील आप हायर करें, नहीं होगा आप हमसे बताएं, PMLN आपको वकील हायर करके देगी, आप एडवोकेट करें और उसमें आप बताएं कौम को, हम भी अपना केस लेकर जाएंगे। मेरी ये सुने, आप अपने गनी साहब का भी राइट है कि वो भी जवाब दें, वो जरूर करें। मैं आपने कौम को जो फैक्ट शीट रख के बताई, मैं समझता हूं कि ये सरासर ज्यादती करते हैं। आप मेरा कारोबार है, मेरी फैमिली का कारोबार हो सकता है, आप मेरे पे पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कोई इल गॉटन मनी है, कोई चीज है, फिर वो आप सामने लाए ना यार। आप उस वक्त हुक्मरानों को पकड़े ना जिन्होंने 10 साल नवाज शरीफ का एहतसाब किया, उनको कहे कोई चीज डॉक्यूमेंट्री लाए तो सही यार, क्या चीज है। अब आप एक चीज लेकर देखें, मेरी जिस तरह की जुबान मेरे साथ देखें, मैं और उमर चीमा दोनों जर्नलिस्ट हैं, मैं देखें और हम दोनों की कंसीडर्ड ओपिनियन है बाकायदा तज्जिये के बाद, ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद हमारा ख्याल है कि मरियम हमारे भी जज्बात, क्योंकि ये चीजें पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई, लीडर है हमारी, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आप कोई इलीगल चीज, आप कोई चीज देना, अब मेरा बिजनेस होना जुर्म, आप उसको इलीगल साबित करेंगे, फिर मेरा जुर्म है। सईद गनी साहब से बात करें, अब लीगल सईद गनी साहब को आप करें तो आपकी जमात का इसमें बड़ा अहम रोल है। मैं आबिद शेर अली साहब को पूरा राइट है अपनी जमात को डिफेंड करने का, कुछ मुझे भी सख्त बोलने उसका भी राइट है इन्हें। सईद गनी साहब, आपकी जमात आज एक तो शेख रशीद से मिलने गई, वो मेरे लिए ये इतनी बड़ी खबर थी, जैसे ये पनामा के अंदर बहुत सारे लोगों की कंपनीज ऑफशोर आ गई ना, तो मुझे लगा आज पीपल्स पार्टी ने भी एक ऑफशोर कंपनी बना ली है। आज आप बाकायदा लाल हवेली चले गए, क्या हुआ? देखें, हम सिर्फ शेख रशीद से नहीं मिले, हम तो इस मुल्क में जितनी सियासी जमातें अपोजिशन में हैं और जिनका नुक्ता नज़र ये है कि शरीफ फैमिली के हवाले से जो पनामा लीक्स में इंकशाफात हुए हैं उस पर एक गैर जानिबदाराना तरीके से तहकीक होनी चाहिए। वो एक 1 पॉइंट कॉमन एजेंडा है, उस पर जिसको इत्तेफाक है हम सबसे मिल रहे हैं और कर रहे हैं कि कोई कंसेंसस के साथ हुकूमत ने जो TORs दिए उसके मुकाबले में अपोजिशन की तरफ से कोई TORs आ जाएँ, ताकि हम किसी तरह आगे बढ़ सकें और हुकूमत को हम ये कहें कि जी आपने ये रखे हैं, हमारे ये नुकात हैं, ताकि इस कौम को भी पता चले, मीडिया को भी पता चले कि हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ जायज़ है या जो हुकूमत करने जा रही है वो बात जायज़ है। देखिए, मैं आबिद शेर अली साहब की ये सारे बातें मान लेता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो कुछ लग रहा है वो झूठे इल्ज़ामात हैं। शरीफ फैमिली को बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उनको कारोबार करने का हक़ है, अल्लाह ने अगर उनको पैसा दिया है तो मुल्क से बाहर जाकर वो पैसा लगा भी सकते हैं, इसमें कोई गलत काम नहीं है, मैं इनकी सारी बातें मान लेता हूँ। तो अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो मैं समझता हूँ कि इनको हम सबसे 4-6 कदम आगे बढ़कर आना चाहिए और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को धोने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये जो इल्ज़ामात हम लगा रहे हैं हमारी भी ज़बानें बंद हो जाएं, मीडिया जो इनकी किरदार कुशी कर रहा है वो भी ख़त्म हो जाए और जितना शोरियाँ मचा हुआ है सारा थम जाए। लेकिन हो ये रहा है कि अपने इनके जितने इकदाम आपको नजर आएंगे उससे आपकी सईद गनी साहब राय क्या है कि हम किरदार कुशी कर रहे हैं या फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं? इसके ऊपर राय भी दे दीजिएगा, हम किरदार कुशी कर रहे हैं या फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं इस वक्त तो ये कह रहा हूं कि जो आबिद शेर अली कह रहा है मैं वो सारी बातें मान लेता हूं, दुरुस्त कह रहा है वो, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे ना। वैसे आपकी अपनी राय क्या है कि हम लोग फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं या किरदार कुशी कर रहे हैं? नहीं, देखें, मेरी राय तो ये है कि जो बातें हो रही हैं वो पनामा लीक्स आने के बाद दोबारा से लोगों को पता चल गई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो 93, 94, 95 में जनरल नसीर बाबर ने ये बहुत सारी 94 में आपके वज़ीर दाखिला ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी। जी। और मेरे भाई आबिद शेर अली साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारा बड़ा कड़ा एहतसाब। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको वेलकम हूँ। कल हमारे साथ सलमान नकरम राजा साहब थे, हमने ये बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको टेलीफोन लाइन पे शामिल करने से पहले हमने पढ़ के सुनाए हैं और लोगों को दिखाए भी हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि ये कंपनीज जो है बराह रास्त उसकी ओनरशिप जो है
वो मियाँ साहब की साहबजादी के नाम के ऊपर 2 कंपनीज की बराह रास्त है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा उनके एफिडेविट्स दस्तयाब हैं, इंटरनेशनली अवेलेबल है। सलमान अकरम राजा साहब का ख्याल ये था कि वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो नैब लॉ कहता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो बर्डन ऑफ प्रूफ अपने आप को इनोसेंट खुद साबित करे, तो ये मेन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आपको जाना चाहिए। आपकी जमात की क्या पोजीशन है? बिल्कुल यही है कि जिन पर इल्जाम लगता है सफाई उनने पेश करनी है, एविडेंस उनने मुहैया करना है और उस इल्जाम की नफी करनी है। तो जो आप अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं, क्या उसकी बुनियाद यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर रहे नैब लॉ के मुताबिक? ये तो बिल्कुल हम इस पर मुत्तफिक हैं और मैं समझता हूँ इस पर 2 मई को हमारा इजलास भी है, उसमें हमारे लीगल एक्सपर्ट्स भी होंगे और हमारे दीगर पॉलिटिकल कायदीन भी होंगे। हम हुकूमत के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनको मुस्तरद करके अपना नुक्ता नजर, अपना रद्दअमल इंशाअल्लाह 2 तारीख को पेश करेंगे। लेकिन आज शाह साहब कैबिनेट का इजलास था, गुज़श्ता रोज़ 2 बयान आए। जाहिद हामिद साहब का बयान था कि ये जो TORs आ गए हैं उसमें कोई बदली नहीं होगी। बाद में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे मिस कोट किया गया। डार साहब ने उसके बाद कह दिया कि नहीं, अपोजिशन तजवीज़ करे, गौर करेंगे। आज वफाकी काबीना ने री इंडोर्स किया यही पॉइंट ऑफ व्यू, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ दे दी है उसमें तब्दीली नहीं करेंगे। देखिए, ये गैर सियासी बयान है। हुकूमतें हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करती, हुकूमतें मामलात को सुलझाने की कोशिश करती हैं। अगर हुकूमत इस बात पर अड़ जाती है और ऑपोजिशन अपनी बात पर कायम रहती है तो ये डेडलॉक हुकूमत के मफाद में जाएगा, हरगिज हुकूमत के मफाद में नहीं जाएगा। हुकूमत का मफाद यही है कि ऑपोजिशन के साथ बैठकर बाहमी मशावरत से रास्ता निकाला जाए। ये कहना कि हम नहीं मानेंगे तो ये मसले का हल नहीं है, ये दानिश नहीं है। आबिद साहब, क्या कैबिनेट ने आज हतमी फैसला क्या किया है? मेरी एक मरतबा एक मलक साहब, ये जहाँ पे इल्जाम, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्जाम लगा देता हूँ कि ये महकमा औकाफ का माल खाता है। इन जो मज़ारों पे चादरें चढ़ती हैं, चढ़ावे चढ़ती हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कराएं। ये मैं कहता हूँ जितनी भी इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है लोगों के ज़कात के माल पे बनाई है, कि जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को। जब ये एक मिनट, मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप मेरी बात सुने। आपने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, आप पूरी दुनिया में फिरे हुए हैं। आपने अपने बेटे को नौकरी दिलवाई, बीइंग फॉरेन मिनिस्टर बाहर अमेरिका में जाके आपको ये जेब देता था। मैं आपको कहता हूँ कोई आप घटिया इल्जाम लगाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे से बात कैसे कर सकते हैं? आप मेरे कायदीन पे इल्जाम लगाते हैं, जो आपके मुंह में आता बात करते हैं। आपने अपने बेटे को नौकरी दिलाई बीइंग फॉरेन मिनिस्टर, कैसे आपने अपने बेटे को बाहर अमेरिका में नौकरी दिलाई बीइंग फॉरेन मिनिस्टर? क्या बाकी दुनिया के बच्चे मर गए थे? आपने अपनी ओहदे का नजायज फायदा उठाया, आपने सेनेटर्स के साथ अपने बेटे को अटैच किया। आप 1900 आप भट्टो के दौर से आपने डील की, आप बाकी सारे मज़ारात महकमा औकाफ में चले गए, आपका दरबार नहीं गया। आप ज़कात का पैसा खाते रहे। आपने उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो से, ज़ियाउल हक से, नवाज शरीफ साहब से, आपके बाप ने, आप सब ने डील की। आप किस चीज की बात करते हैं? आपकी तो आप जवाब ले नहीं, कैसे जवाब ले लें? मैंने काम लगाया, अब ये इन पे बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करें। जवाब ले लें, फिर आप जवाब दीजिए। फॉरेन मिनिस्टर अपने बेटे को कैसे जॉब दिलाई, मुझे बताएं। जवाब ले लें। ये हमेशा डिस्टेबलाइज करने में। शाह साहब जी, शाह साहब जी। नंबर 1, जहां तक दरगाहों का ताल्लुक है, मैं अपने भाई को बता दूं, 1962 में अयूब खान ने उनको कौमिया लिया था और वो औकाफ महकमा बन गया था, और वो महकमा, उनकी आमद जितनी है वो हुकूमत पंजाब महकमा औकाफ के पास जाती है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो मेरे बेटे की बात की है, वो गर्मियों में अमेरिकन सेनेट में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, वो ग्रेटिस होता है, उसमें उन्होंने इंटर्नशिप की। हर साल हजारों लोग ऐसे, सैकड़ों लोग ऐसे करते हैं। उन्होंने कोई अनहोनी चीज नहीं की। करता है। ये तो फॉरेन मिनिस्टर थे, ये कैसे लगा दिया अपने बेटे को वहां पर? कैसे नौकरी दे दी आपने? बीइंग फॉरेन मिनिस्टर कैसे नौकरी दिलाई उसको? बाकी किसी गरीब का बेटा वहां पे अमेरिकन सेनेटर के साथ जाकर अटैच नहीं हो सकता। अपनी आपकी जहालत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बच्चे जाएं तो आप कहते शोर मचाते हैं, आपके बच्चे काम करें तो आप कहते हैं कि जहालत है।
फिर आप सबसे जाहिर तरीन आदमी सुन तो लो ना यार, सुनूं मैं आपकी जलसों में सुनते हैं, आपकी टीवी पे सुने, क्यों आपका झूठ सुने? आप कौम को नहीं, बिल्कुल नहीं, गैर जमहूरी रवैया आप अपनाते हैं। आप कभी कंटेनरों पर चढ़ते हैं, कभी कहीं रोते हैं। आपका रोना धोना, मैंने आप पर इल्जाम लगाया, मैंने आप पे मेरा इल्जाम है, मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी महकमा औकाफ के पैसों से बनी है। आप इसको जी शाह साहब, देखिए मेरे भाई ने जज्बाती और बैकी बातें कर रहे हैं। अच्छा सुन लो ना यार, अच्छा सुन लो, अपनी मतलब घबराहट का बुखलाहट का शिकार है। देखिए नंबर एक, मुस्कुरा रहा हूँ, वो नौकरी नहीं थी, उन्होंने कोई तनख्वाह वसूल नहीं की, वो नौकर नहीं थे। इंटर्नशिप प्रोग्राम, अगर मेरे भाई को इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा भी ना आता हो तो मैं क्या करूं? गरीब का बच्चा नहीं इंटर्नशिप कर सकता। आप अपने किसी मोहल्ले के गरीब बच्चे को वहाँ पे इंटर्नशिप करा देते हैं, वहाँ पे जाके। आपका बेटा क्यों, आप फॉरेन, आपका बेटा काबिल है तो आप हाजी नमाजी हो गए, दूसरों के बेटे कारोबार करें तो आपको मसला है। अगर मेरे लीडरशिप महकमा औकाफ का माल नहीं खाते, आपके अंदर महकमा औकाफ का लोगों का, गरीबों का, यतीमों का माल है। मैं ऑनेर कह रहा हूं मैं आपको, आपने गलत नजायज फायदा उठाया बीइंग फॉरेन मिनिस्टर। आपने अपने बेटे को किस बिना पर वहां पर इंटर्नशिप दिला दी? मलिक साहब, यही है इल्जाम, यही इल्जाम है। मलिक साहब देखिए, नदीम मलिक साहब, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, मुझे बुलाया है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, जब कोई पढ़ा लिखा या समझदार बंदा हो तो बुलाया करे। का माल खाने वाले आप चरणों में, आप हमेशा हुक्मरानों के अच्छा शाह साहब, आप बात पूरी कर ले, फिर मैं सूर्य वापस आ जाऊंगा। शाह साहब से बात तो सुन लेंगे। 8 पार्टियां बदल चुका है। शाह साहब से बात सुन लेंगे। 8 पार्टियां मलिक साहब बदल चुके हैं। अपने बेटे को बीइंग फॉरेन मिनिस्टर कैसे इन्होंने बाय नौकरी? शाह साहब आप बात पूरी कर ले, फिर मैं आपको खुदाफिज कर दूंगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरी बात ये है, ये मेरे भाई के पास जो कुछ कहना चाहे शौक से मैं तो कह रहा हूँ, ऑनेर कह रहा हूँ मैं। यार सुन तो लो ना मेरी बात, सुनते रहते हैं, आपको बड़ा सुना मैं। जो कहना चाहो शौक से कहो। शौक से कह रहा हूँ, आपने अपने बीइंग फॉरेन मिनिस्टर, आपने अपने बेटे को कैसे नौकरी दिलाई वहाँ? और मेरी नौकरी नहीं थी, नौकरी थी, नौकरी थी। आप नौकरी दिला कर आए अपने बेटे को वहाँ पर। आप भी फॉरेन मिनिस्टर, अगर ऐसे और छोड़े आप, अल्लाह ना करे कि आप जैसा कोई हो ज़कात का माल खाने वाला, अल्लाह ना करे आप जैसा पार्टियां बदलने वाले लोटा हो। आप वही से जुल्फ़ानी भुट्टो के नारे लगा देते, आप पीछे आपको मिनिस्ट्री नहीं मिली, फॉरेन मिनिस्ट्री आपको सियासत का मंबा हमेशा मुफाद परस्ती पर है। शाह साहब मैं आपकी लाइन अभी खुद ही आपकी लाइन आपको खुदाफिज कह रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं फिर आपसे बात दोबारा करूंगा, अभी मैं आपकी लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या जवाब दूं? आप घर जाके सो जाएं। अगर आप बात एक कंप्लीट करना चाहें तो आप कर लें, फिर आप खुदाफिज कर दूंगा। आप अपनी बात कर लें। नहीं, उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी। उमर आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ और है, और वो खबर एज ए जर्नलिस्ट आप कमेंट कर सकते हैं, फिर सईद गनी साहब से उस पर राय चाहूँगा। वो दूसरी खबर का हिस्सा ये है कि जिन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है इब्तदाई तौर पर, उसमें आपकी आती है नैब, उसमें आता है आपका FBI, टैक्स फ्रॉड के केसेस दुनिया में शुरू हुए हैं, या आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सेंट्रल बैंक शुरू होता है, या वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से FIA आगाज़ करती है। नैब ने कुछ किया, FBI ने और सेंट्रल बैंक ने। हमारे पास कुछ इतलात ये जाहिर करती हैं कि इन इदारों के ऊपर अब प्रेशर आया है, दबाव आया है। तो ये कागज़ पत्तर खोल के देख रहे हैं कि 250 लोगों की खबर दुनिया में छपी है। वो कौन लोग हैं? प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, क्या इनके टैक्स पेड हैं, क्या जो और नाम आने वाले हैं उसका क्या करना है? सुना है आपने कुछ ऐसा? देखें, एक तो पहले FBR वालों की बात करता जाऊँ कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी को उन्होंने बताया जी कि हम इस सिलसिले में कोई रब्ता कर रहे हैं और चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि रब्ता उन्होंने करना था मेरे से, ये 1 हफ्ता पहले की बात है। और उससे अगले दिन एक और न्यूज़ एजेंसी की तरफ से खबर छपी जिसमें उन्होंने FBR के तर्जुमान को कोट किया हुआ है। उन्होंने कहा जी कि अगर हुकूमत हमें कहेगी तो तब हम रब्ता करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो वो उनकी बात तो ख़त्म होगी। यानी इससे आपको इदारे कितने इंडिपेंडेंट हैं और वो किसके इशारे के मुंतज़र होते हैं, उनका मामला क्लियर हो गया। ये उनकी जॉब है, जॉब बिल्कुल, यानी कि वो गवर्नमेंट के नेशनल एक्सचेकर से उनको पे किया जाता है, स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट के सर्वेंट्स हैं, लेकिन वो नहीं करते। नैब और FIA।
FBR का तो आपको पता है ना, जो हमने पहले रिपोर्ट किया था उस पर उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंटेरियन वो उस वक्त तो मजाक उड़ाते थे कि ये उमर चीमा का कोई झंडा है, ये कोई काम कर रहा है किसी एनजीओ के लिए। पनामा लीग से बहुत बड़ी सीरियस इंडाइटमेंट थी पूरी पार्लियामेंट। ये स्टार्ट आपकी उसी काम से हुआ है जिसमें 67% पार्लियामेंटेरियन जीरो टैक्स फाइल। अच्छा, इस पे आगे टैक्स डिफॉल्टर का लफ्ज उनके जो फाइल नहीं करते लीगली दे आर टैक्स डिफॉल्टर एंड दे डोंट हैव एनी राइट टू सिट इन नैब और FIA। नैब कुछ कर रहा है। नैब के बारे में आज मैंने खबर पढ़ी थी, हमारे अखबार में छपी थी इंसार भाई साहब की, कि वो लाहौर में उन्होंने कम्युनिकेट किया है और उन्होंने देखें खबर भी किस तरीके से जो है इनके एक डेलिकेट तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कन्वे की है कि चेयरमैन को नहीं पता, यानी कि नैब वाले जो हैं वो इतने डरे हुए हैं कि चेयरमैन जो है ना वो उनकी जान बच जाए, वो ना हो जी कि अगर इसमें ये जिक्र आ गया कि चेयरमैन नैब जो है वो क्या प्राइम मिनिस्टर की नौकरी कर रहा होता है या वो इंडिपेंडेंट एक एजेंसी का हेड होता है? होना तो इंडिपेंडेंट, आइडियली तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन इधर क्या होता है कि या वो प्राइम मिनिस्टर की नौकरी कर रहा होता है या किसी और का आदमी होता है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होता, या साडा बंदा या ताडा बंदा, इसके दरमियान वाली कोई कैफियत नहीं है। देयर इज नो इंडिपेंडेंट चेयरमैन। FIA वाले जो है, FIA वाले भी एग्जैक्ट के मामले में सईद गनी साहब, लेजिटिमेट केस था। सईद गनी साहब, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपसे राय चाहूंगा। आप लोग हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली एक्यूज्ड है और वो काफ़ी मुश्किल में होंगे, आबिद को डिफेंड करना है, इनकी भी बीइंग ए मिनिस्टर इनकी जिम्मेदारी में ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, पोलिटिकली इसके अलावा चाराकार नहीं होता। लेकिन स्टेट इंस्टीट्यूशन तो नेशनल एक्सचेकर से तनख्वाह लेता है, FBR लेता है, FIA लेता है, नैब लेता है, स्टेट बैंक लेता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेता है। कौन सा इदारा है जिसने ये बताया हो कि जिन लोगों के नाम है, 250 लोग हैं ना, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली तो उसका एक हिस्सा है, 249 बाकी भी तो है, मीडिया के लोग भी हैं, मलिक रियाज है, बड़े ताकतवर आदमी है, क्या उनके ऊपर पेशरफ्त हुई? सैफुल्लाह के ऊपर पूछा गया, एक सैफुल्लाह, ये उमर ने स्टोरी में लिखा है कि टैक्स रिफॉर्म कमेटी का हिस्सा है, अंदर बैठे हुए हैं FBR के। सईद गनी साहब देखें, बात यह है कि आपने 3-4 इदारों का नाम लिया, उसमें FIA और FBR जहाँ तक हैं वो तो हुकूमत के मातहत इदारे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और नैब ये कानूनन जो हैं वो खुद मुख्तार इदारे हैं, लेकिन बज़ाहिर जिस तरह ये काम करते हैं इनमें इनकी खुद मुख्तारी नज़र नहीं आती है। अभी मैंने रिसेंटली सेनेट में इस पर नैब के इशू पे काफ़ी बात की, मेरे कुछ क्वेश्चंस भी थे और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि नैब के इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल्स लगे हुए हैं कई जगहों पर, जिसमें कराची है, लाहौर है, KPK है, बलूचिस्तान है और भी कुछ डायरेक्टर DG ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा भी 2-4 हैं, वो इस वक्त काम कर रहे हैं करंट चार्ज पर। अच्छा, करंट चार्ज या एक्टिंग चार्ज पर जो काम करते हैं उसमें नैब का अपना कानून ये कहता है कि जो चेयरमैन नैब है उसके पास ये इख्तियार है कि वो 3 महीने के लिए किसी को ये इख्तियार चार्ज दे सकता है, उसके अलावा फर्दर एक्सटेंशन 3 महीने की प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। नैब के किसी भी एक भी जो DG है उसका केस जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक नहीं गया, इसका मतलब ये है कि 3 महीने से ज़्यादा वो लग नहीं सकते हैं। यह हो क्या रहा है कि लोग 1.25 साल से 1.5 साल से 1 साल से बैठे में, तो आपका ख्याल है कि पूरी नैब जो है, पूरी जो नैब है इस वक्त वो बाकायदा वो डिसफंक्शनल है टेक्निकली, सिर्फ उसकी स्वाबदीद के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर की खुशी के ऊपर है, उनकी तनख्वाहें चलती रहे, सिर्फ ये बात है? नहीं, इसका बड़ा दिलचस्प पहलू, मैं ज़रा थोड़ा सा बात मुकम्मल कर रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ आसानी से मैं। देखिए, अब होता ये है कि जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं लोग रखते हैं कि जी 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसको 90 डेज़ का नहीं देते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 90 डेज़ का अगर होगा तो वो पर अगले दिन कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ ये करते ये हैं कि जब 3 महीने की टर्म उसकी पूरी होती है तो बजाय उसको एक्सटेंशन देने के अगले दिन जो है, जो 91 वाला दिन आता है उस दिन उसको नया ऑर्डर इशू कर देते हैं फर्दर, मतलब एक्टिंग चार्ज का। वो कानून के साथ खेल रहे हैं। बात है। और नैब जो है वो बंदा काम ही नहीं कर सके। अच्छा, नैब जो है वो रेफरेंस बंदा काम कैसे कर सकेगा जी, जिसे 89 डेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो काम कैसे करेगा? देखें, ये इसमें है कि चेयरमैन नैब के कहने के मुताबिक अगर वो नहीं चलेगा DG तो अगले 3 महीने बाद वो फारिग हो जाएगा, और अगर कोई परमानेंट DG लगेगा तो उसको मेरी इत्तला के मुताबिक जो कानून है वो 3 साल तक जो है वो चेयरमैन उसको हटा नहीं सकते हैं। तो बजाय इसके कि वो परमानेंट DG लगाएं, चेयरमैन नैब अपना काम कर रहे हैं, क्या चेयरमैन नैब, सईद गनी साहब, क्या चेयरमैन नैब अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जी जो काम उनको ये करना चाहिए कि डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट है वहाँ परमानेंट आदमी होना चाहिए ताकि बेखौफ होकर वो काम कर सके। वहां आपने ऐसे लोग बिठा दिए हैं जो बेचारे चेयरमैन नैब की मरून मिन्नत हैं, वो फारिग हो जाएंगे। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में जी, मैं एक जुमला आपको और बता दूं, आबिद शेरफ साहब इसका जवाब ले लेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लीदी किरदार है इस नैब का। आबिद साहब ये भी सुन लें, इसका भी जवाब ले लीजिएगा ना। नेशनल बैंक में जी बताइए, फ्रॉड हुआ बांग्लादेश में, वो कोई 10-12 अरब रुपए का फ्रॉड है, वो आपको पता होगा, बड़ा मशहूर केस है।
नैब उस फ्रॉड की तहकीक भी कर रहा है। अच्छा, उसके अंदर नेशनल बैंक के कुछ अफसरान के नाम हैं और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उन्हीं में से एक आदमी नेशनल बैंक का फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। छा गए भाई, मतलब ये सारी चीजें इस तरह एक, हो रहा तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है, एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं आबिद साहब आपकी तरफ आने से पहले उमर का सवाल दोबारा एक करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को बाज़ चीज़ों के ऊपर अपने आप को बड़ा साबित करना पड़ता है। एक लाहौर हाई कोर्ट के जज का नाम आया है फ़ारूक इरफान, और ये वही जज हैं जिन्होंने मियाँ साहब को 24 साल पुराने एसेट्स बियॉन्ड मीन वाले केस से बरी किया था। इन जज साहब की भी एक ऑफशोर कंपनी है, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 2 ऑफशोर कंपनी है, और दूसरे जज मलिक कयूम साहब है, इन्होंने वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस ला के फैसला कर सकती है कि वो लीगल इनकम है, टैक्स पेड है, डिक्लेयर्ड है या इल गॉटन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर मूव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिससे हम सारी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फारूक इरफान पर मूव नहीं किया। तो किसकी तरफ देखें फिर? तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम गलत सवाल करते हैं। हाँ, और इसमें एक और उनको जायज हक हासिल है अपने बच्चों को बचाने का। मोरालिटी की बात करते हैं ना, मोरालिटी की, वो एक पॉलिटिशियन जो है ना, पॉलिटिशियन से ज्यादा एक जज का लेवल बहुत बड़ा होता है। यानी कि आप उसके क्वेश्चन ही नहीं कर सकते ना। पॉलिटिशियन पे तो आप करते रहते हैं कि इसको रिजाइन कर देना चाहिए, इसको फलां कर देना चाहिए। जज पे तो आप चेयरमैन नैब के रोल के ऊपर क्या कहेंगे जी? चेयरमैन नैब के रोल के ऊपर क्या कहेंगे? चेयरमैन नैब के रोल पे क्या कहेंगे? प्राइमरीली तो वो एजेंसी है जिसको सारे सोए हुए हैं, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, बयानबाजी में सारे इंटरेस्टेड हैं। वो बहुत बड़े, यानी कि चीफ साहब का भी हमारे उनका बयान आता है कि हेल्थ सेक्टर को या फलां चीज़ों को, लेकिन वैसे ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अगर बेड़ा गर्क ना करते हमारा, तो नवाज शरीफ साहब को अंडर प्रेशर होने की जरूरत नहीं थी। जिसकी जो जिम्मेदारी थी ये इदारे कर सकते थे। एक वो भी, और दूसरा, जब ये हर टाइम विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, वो इसलिए होता है कि अपने दौर में तो ये इनको ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार नहीं होती। बात चली जाती है, अपनी गवर्नमेंट चली जाती है। 3 बेसिक सवाल हैं। आपने बार बार मुझे टारगेट करने के जी मेरा डिफेंड बनना राइट है, बिल्कुल सही चीज़ को डिफेंड करना भी चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे। मलिक साहब, एक मरतबा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप भी चैनल पे बैठे, मैं भी आपके, दुनिया कौम सुन रही, एक मरतबा पता चल जाए किसका पैसा बाहर गया, कौन कौन लोग यहां से पैसे लेकर गए, किसने क्या किया, आपको क्या एतराज? जब हमने TOR बना दिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये सारे अपनी अपनी ATM मशीनें बचाने लगे हुए। इनके 90% देखें, पता चल जाएगा यार न्यू जर्सी अमेरिका में किस किस के बड़े बड़े घर बने हुए हैं, कौन कौन वहां पर एकर्स के मोहल्लों में रहता है। मैं वैसे बड़ा खुश हूं। मेरी बात सुने, एक मतलब मलिक साहब अब पता ही लग दे यार, ये बार बार आपकी भी दुकानदारी चलती है, चैनलों पे बैठ के सबकी चल रही है। कौम इस चीज पर तंग आ गई है कि हर मरतबा जब PMLN आती है यही इल्जाम बराबर। ये जनाब सईद गनी साहब 5 साल रहे हैं। मैं आपको ये कमर साहब की बात बताता हूँ, जो चेयरमैन नैब है, इनके कंसेंसस के साथ वो चेयरमैन बने हैं। ये वही चेयरमैन नैब है, जब पीपल्स पार्टी ने उनको उतारा था तो इमरान खान ने उनकी बहाली के लिए उनके घर में बाहर जाके धरना दिया था। ये वही चेयरमैन नैब है जिसपे अब इमरान खान को ये बड़ा मसला है कि टीवी पे बैठ के कोई और काम करेगा, बाद में कीड़े निकालेगा, उसकी मर्जी के रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, बॉल टेम्परिंग हो जाए तो उनके मसले। मेरी बात सुने, आपने कहा था पेट फाड़ के पैसे लेकर आएंगे, जिसने सड़कों पे गिरेंगे, स्विस अकॉर्ड का 6 करोड़ इस कौम की इमानत है, वो लेकर आएंगे। एक मिनट चीमा साहब, यही कहा था ना, मेरी बात सुनो ना दोनों। अब आप जब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, एक करप्ट आदमी को आपने पेट फाड़ के 6 करोड़ लाए, देखें सड़कों पे सारे कोर्ट के अंदर केसेस हैं, अदालतों ने फैसले करने हैं, हर चीज अदालतों के अंदर है। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आपकी माशाल्लाह टाई भी बड़ी मुस्कुराहट वाली है। आप मुझे बताएं कि जब हुकूमत कहती है कि दूध का दूध पानी हो जाए, जब PMLN आती है तो यही रोते हैं, बाकी और हैं तो खाई जाओ तो पियो जाओ तो हजम हो जाओ। हम कहते हैं कि भाई अब एक प्रेसिडेंट सेट करना है। चीमा साहब, अगर मेरे भी पैसे हैं ना यार, मैंने कोई गलत काम करके भेजे,
समझ तो आए ना कि किस किस के पैसे हैं यार मलिक साहब। मेरा ख्याल 1% सियासतदान नहीं होंगे। मेरी बात सुन ले आप। हम चाहते यही है कि ये जो 400 पनामा वाले हैं ना, इनको आप पकड़े पहले, बुनियाद बनाइए 400 लोग। भाई मेरे प्यारे भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किस किस के पैसे। अभी तो पानी पानी हो रहे हैं सारे, दूध कोई नहीं, अभी तो पानी पानी हो रहे हैं। लेकिन सईद गनी साहब, सईद गनी साहब, आप क्या सोचते हैं, अब क्या करने की जरूरत है? ये नैब लॉ के अंदर एक वो प्रोविजन है बर्डन ऑफ प्रूफ वाली, वो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इस वक्त जनरल मुशर्रफ ने वो बनाया तो जालमाना कानून था, लेकिन इस वक्त उसके अलावा तरीकाकार कोई नहीं है आपके पास। वो भी पकड़े उसको भी पकड़ना यार। बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं करते उसको यहाँ पे बैठ के, पता नहीं क्या मजबूरी है। सईद गनी साहब नहीं देखें, यहाँ तो जी, यहाँ तो थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए है कि एक जब नैब में कोई चीज़ जाती है ना, पहले तो उसको साबित करना पड़ेगा कि जी ये फ़लाँ आदमी की है, फिर फ़लाँ आदमी साबित करेगा कि जी मैंने कहाँ से लिए। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की फ़ैमिली के तमाम लोग, ख़ास तौर पे जो हुसैन नवाज हैं, उन्होंने टीवी पे आकर ये एडमिट कर लिया है कि ये हमारे हैं। तो आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये उनके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे हैं। अब ये उनको साबित करना है कि उन्होंने लिए कैसे और पैसा यहाँ से गया कैसे। असल जो मसला है इसके अंदर पैसा यहाँ से जो ट्रांसफ़र है वो इशू है। दूसरी मैं सईद गनी साहब को, सईद गनी साहब आप तो वो बात कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर लें, अब ये बच्चा ढूंढता फिर कि ये बच्चा किसका, ये कैसी बातें कर रहे हैं। जाहिर है जब आपको कमीशन बना दिया, तो हुसैन नवाज कह रहा है कि बच्चा मेरा है ना, ऑपोजिशन की मेरी जान, ऑपोजिशन कह रहा है कि बच्चा मेरा है, जुडिशियल कमीशन बना गया। भाई आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आप ऑनरेबल जजेस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो लेट देम डिसाइड। एक टीओआर बन गए हैं पूरे पाकिस्तान में, फिर जिसके पैसे गए, जिसके लॉन्चों के जरिए पैसे गए, जिसके जिस तरह भी गए हैं। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं स्क्रीन पे नहीं डाल सका। वो नीलसन और नेस्कॉल की बेनिफिशियल ओनर की या लैंड टाइटल जिसके पास है उस हवाले से। डॉक्यूमेंट नंबर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, NGL 342976, नेस्कॉल 93 1 जून से ये रजिस्टर्ड है और हमारी इतला ये है कि 1 जून 93 से ये शरीफ फैमिली के पास है। दूसरी कंपनी NGL 342977, नेस्कॉल, ये 23 जुलाई 96 टू डेट, ये हमारी इतला ये है कि फैमिली के पास है। दोनों कंपनीज जिसके पास ये मेफेयर अपार्टमेंट्स है, मेरे पास इनकी लैंड टाइटल की डीड्स की कॉपीज हैं जो मैं अभी दिखा नहीं पाया वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन मैं भेजूंगा अपने न्यूज़ वालों को कि आपको वो ज़रूर दिखाएं। लैंड टाइटल्स दिखाएंगे और उसके साथ वो एफिडेविट्स की कॉपीज़ दोबारा दिखाएंगे कि कौन बेनिफिशियल ओनर है, नीचे नाम लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। उमर चीमा साहब, आपका, आबिद शेर अली साहब, सईद गनी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब सब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।